अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। शहनाज़ीन, 6 जजेस के ख़त के बाद जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से एक और ख़त लिखा गया है, जिसमें ऑडियो लीक्स केस में उनका ये कहना है कि उन्हें ये पैगाम दिया गया कि इस केस से पीछे हट जाओ, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार के मुताबिक उन्होंने इस धमकी पर कोई तवज्जो नहीं दी। और दूसरी जानिब फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वजाहत पेश की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त के हवाले से जो वजाहत उन्होंने दी, उसमें उनका ये कहना है कि ना तो हुकूमत और ना ही कोई हुकूमती इदारा अदलिया के मामलात में मुदाखलत करता है और ना ही कर सकता है। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे अदलिया और एग्जेक्टिव में कुछ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। दरख्वास्त की गई है कि सर्वेलेंस से मुतालिक मामलात पर जो ब्रीफिंग थी वो इन कैमरा दी जाए, और जो ये ख़त है इसका गलत तासुर दिया जा रहा है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वजाहत पेश की गई, और ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि ख़त के मतन पर गौर किया जाए कि किस चीज़ को इंसाफ की फराहमी में रुकावट कहा गया है। जबकि हमने ये भी देखा कि इस ख़त के बाद वज़ीर इत्तलात और वज़ीर कानून की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए जो जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से लगाए गए, और उन्होंने कहा कि किसी ने ये पैगाम नहीं दिया कि आप पीछे हट जाएं, सिर्फ ये कहा गया था कि इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए। तो ये जो मामला है ये किस कदर हसास है और किस तरह से इस रास्ते को रोका जा सकता है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक शामिल होने की इजाज़त दे दी है। और इससे कबल गुज़श्ता साल साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच पर मुश्तमिल 3 रुकनी खुसूसी बेंच के सामने PTI की जानिब से 2022 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत जो नैब तरामीम की गई थी उसको चैलेंज किया गया था। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये नैब तरामीम क्या वाकई नागुज़ीर हैं, और जो नैब को कहा जाता है कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता है, इस रास्ते को कैसे रोका जा सकता है। इसके अलावा एक और अहम खबर ये भी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी का ऐलान किया गया है, और अहम जायज़ा इजलास में वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन ने इस हवाले से प्रोग्राम भी 2024 और 2029 तक का जो रोड मैप है वो भी पेश किया है। तो क्या यही एक रास्ता बाकी रह गया है कि हुकूमती मिल्कियती इदारों की जो निजकारी है वो कर दी जाए? इसके अलावा ये भी सवाल बड़ा अहम है कि ये इक़दामात जो हैं वो क्या वाकई हुकूमत पर बोझ कम करेंगे या फिर इससे कुछ मज़ीद मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। साथ ही साथ प्रोग्राम में हम कुछ सियासी बयानात की भी बात करेंगे। आज सेनेटर फैसल वावडा ने ये पेशगोई की है कि एक ख़बर ये आ रही है कि कोई प्रोपेगेंडा बड़े पैमाने पर किया जाएगा। प्रोपेगेंडे में मुमकिना तौर पर कई अहम जो सियासी शख्सियात हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ से मुतालिक कुछ गुमराह कुन जो तफसीलात हैं वो बताई जाएंगी। तो अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है और ये प्रोपेगेंडा कर कौन रहा है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में साथ ही साथ बात करेंगे। और कुछ दिनों से हम ये देख रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में फैसल करीम कुंदी और वज़ीर आला की जानिब से कुछ एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही थी और सख्त बयानात दिए जा रहे थे, लेकिन अब कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ बर्फ़ पिघलने लगी है और अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत भी दी गई है। क्या ये सूबे की बेहतरी के लिए अच्छा इक़दाम है और आवाम के लिए कितनी खुशआइन खबर है? इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने मौजूद मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अदलिया के मामलात में जो एक मुबैना मुदाखलत का मामला सामने आ रहा है, ये किस कदर हसास है, इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं, इसकी तहकीकात कैसे होनी चाहिए और शवाहिद जो हैं वो कितने ज़रूरी हैं, इसी टॉपिक से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं अपनी मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। मुस्लिम लीग नून से उज़्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उज़्मा साहिबा आपका। शाइस्ता खोसा PTI की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शाइस्ता साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। सादिया जावेद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
बाकी से हमारे साथ मौजूद हैं और नईमा किश्वर JUI की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आज चारों ख़वातीन हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करूँगी। सबसे पहले उज़्मा साहिबा, बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या हुकूमत के पास वो पूरा ख़त है जो जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा है कि किस पैराए में वो ये बात कर रहे हैं, और फिर अटॉर्नी जनरल और वफाकी वज़रा की जानिब से इस पर वजाहत भी पेश की गई है। अगर इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया तो मुदाखलत का तासुर क्यों मिल रहा है? क्या एग्जीक्यूटिव और अदलिया के दरमियान कुछ तनाव है? बहुत शुक्रिया शुमाइला। हमारे कुछ मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे हजरात बैठे होते हैं जो हर वक्त कोई ना कोई इंतशार, कोई ना कोई फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा करना उनका वतीरा बन गया है, क्योंकि उनको इसके पैसे मिलते हैं, उनकी व्यूज होते हैं, आगे पीछे रीट्वीट होता है। तो कुछ यहाँ पे भी यही मामला है कि हमारे हाई कोर्ट के जो बाबर सत्तार जज हैं, जो ग्रीन कार्ड होल्डर भी हैं, जो हमें जहाँ तक पता है, अब उसके मुतालिक जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर उस्मान आवान, उन्होंने अभी एक प्रेस टॉक भी की है, और जो ये सारा प्रोपेगेंडा चला हुआ है कि जी इदारों में खास तौर पे अदलिया और एग्जीक्यूटिव में कोई आपस में कोई डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं या इख्तिलाफात हैं, ये सारे इस गुब्बारे में से हवा निकल गई है, क्योंकि कोई इस तरह की बात नहीं है, कोई किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। अदलिया हमारी आज़ाद है, अपने फैसले वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली करते हैं। जो बाबर सत्तार साहब जो हैं वो कहा जा रहा है कि जी वो उन्होंने कहा है कि जी ये ऑडियो लीक्स का जो केस है उसमें मुझे कहा गया है कि आप पीछे हट जाएं और इसमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए शुमाइला, बात सारी ये है कि हमने आइन और कानून के मुताबिक चलना होता है। हमारा आइन क्लियरली कहता है कि अगर आप की रियासत, आपको शक पड़ता है कि कोई उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, या कोई रियासत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, या उसको डैमेज करने की कोई एक प्लान बन रहा है, तो हमारे इदारों को ये कानून और आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है कि आप एक तरह से कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, टेपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने हमारे बहुत अंदरूनी और बैरूनी जो दुश्मन हैं वो हर वक्त इस कोशिश में रहते हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह से, इस बात से तो डिनाई नहीं किया जा सकता उज़्मा साहिबा, लेकिन जजेस को, लेकिन जजेस ऐसा क्यों करेंगे? उज़्मा साहिबा मेरा सवाल सुने, जजेस ऐसा क्यों करेंगे? जस्टिस शौकत अजीज का केस हमारे सामने है, जस्टिस बाबर सत्तार, इसके अलावा 6 जजेस ने जो खत लिखा था वो भी केस से सुप्रीम कोर्ट में है। तो एक जज ऐसा क्यों करेंगे अगर कोई मुदाखलत नहीं हो रही है? फिर इसके क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? नहीं, ऐसे देखिए, बात सारी ये है कि एक सिक्योरिटी के कंसर्न्स होते हैं, और उसमें फिर आप उसकी बेजा, क्योंकि हमें पता है कि एक नरम गोशा है अभी तक एक खास मखसूस सियासी जमात के लिए, और उनके घर वालों का भी प्रेशर आता है अदलिया में अदलिया में बिल्कुल, ये तो हमारे सामने है, ये तो हमारे सामने, जिसकी वजह से उनको ज्यादा परेशानी होती है। आपको पता ही है कि कोई मदर इन लॉ, कोई मदर, कोई वाइफ, कोई ना कोई जो है उनकी भी हमें कहानियां हमारे सामने अक्सर आती रहती हैं कि वो किस तरह से प्रेशर डालते हैं कि जी आपने इनके खिलाफ फैसला करना है या इनके फेवर में फैसला करना है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये सबके सामने है, आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ, सबको पता है इस बात का। तो ये इसकी मेरे ख्याल में हमें सिर्फ इस पैराए में देखना है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसके लिए अगर इदारे अपना काम कर रहे हैं तो उसमें ना तो अदलिया को मुदाखलत करनी चाहिए बेजा, और इदारे जो हैं वो भी बिल्कुल उनको अदलिया के किसी काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में कोई इतना हमने तो नहीं देखा, कोई सबूत तो है नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है कि ये मुदाखलत हो रही है। अब ऐसे हवाई फायर करना जब आपके पास कोई सबूत भी नहीं है, तो और कानून में और अदालत में तो सबूत चाहिए, बिल्कुल होता है। सबूत की बुनियाद पर सही है, इसका कुछ ठीक है। उज़्मा साहिबा, सादिया जावेद साहिबा, पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि अगर कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि अदलिया में मुदाखलत हो रही है जजेस की जानिब से, तो भी इसके सबूत फराहम कितना ज़रूरी है करना? किसने कहा, कब कहा, कैसे कहा, किस तरीके से कहा, इसकी तहकीकात कैसे हो सकती हैं और कितनी ज़रूरी हैं?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمائلہ، اگر بابر ستار صاحب کو یاد ہو تاریخ تو ہمیشہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کیونکہ کوٹوں کی وکٹم رہی ہے، اور ہم اس بات پہ بالکل وہ ہیں کہ اگر مداخلت ہو رہی ہے تو اس کا ایویڈنس پیش کیا جائے. جیسے ہم سے کہا جاتا ہے نا، ہمارے خلاف کوئی کیس ہوتا ہے، کوئی کمپلین جاتی ہے، تو وہ جب تک فائدے مند نہیں ہو سکتی وہ کمپلین، یا سود مند نہیں ہو سکتی جب تک وہ جو پارٹی ہے جس نے وہ کمپلین کی ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے. تو اگر ٹھیک تمام ججز معزز ہیں اس ملک کے، بابر ستار سمیت صاحب کیوں نہ ہو وہ، لیکن اگر ان کے پاس وہ ایویڈنس ہے جس میں یہ ثابت ہوتا ہو کہ جی پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ جوڈیشری پہ پریشر ڈال رہے ہیں، مداخلت کر رہے ہیں، تو وہ ثبوت پیش کیے جائیں. آلریڈی سپریم کورٹ چیف جسٹس کی قیادت میں یہ 6 ججز کے خط والا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو میرا خیال سے ہمیں اس کی فائنڈنگز کا انتظار کرنا چاہیے. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیوں لوگ خاموش رہے. پچھلے دور حکومت میں جو آج کے موجودہ چیف جسٹس ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کی بیگم ان عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتی رہیں اور جاتی رہیں اور کہتی رہیں ججوں سے کہ جی مداخلت کی جاتی ہے، ہماری سیکیورٹی بریچ کی جاتی ہے، میرے بچوں کی سیکیورٹی بریچ کی جاتی ہے. وہ تو سیویلینز ہیں نا، وہ تو جج نہیں تھے. تو اس وقت یہ جو معزز جج ہیں بابر ستار صاحب، یہ اینکر پرسن تھے، تو انہوں نے اس فورم سے کیوں نہیں اس وقت آواز اٹھائی کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے. اٹھانی چاہیے تھی نا، غلطی تو ہو رہی تھی. دیکھیں، جہاں اگر بات ہو کہ جی مداخلت ہوتی ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادارے مداخلت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. بعض ٹائم پہلے الزام لگتا تھا پولیٹیکل پارٹیز مداخلت کرتی ہیں، ججز کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں، جس کے بہت سارے شواہد ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کریں. وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو نا وہ عادت پڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اینکر پرسن رہے ہیں، ان کو سوشل میڈیا سٹنٹس چلتے رہے، تو وہ اس طرح جو ہے نا وہ سٹنٹس نہ کریٹ کریں. شواہد، آپ کہتی ہیں کہ شواہد ہونا بہت ضروری ہے. اچھا جی شائستہ صاحبہ، پی ٹی آئی اس پر کیا موقف رکھتی ہے؟ یہ معاملہ کس قدر حساس ہے؟ پھر شواہد فراہم کرنا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی، پھر ابھی جسٹس بابر ستار کی جانب سے، اور جو 6 ججز کا معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے. تحقیقات کیسے ہو سکتی ہیں اور کس طرح سے شواہد سامنے لانا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمائلہ، سب سے پہلے تو مجھے اپنی دونوں فاضل دوستوں کی بات سن کے ہنسی آ رہی ہے. ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ ایک انسان جب مر جائے اور اس مر جانے کو یہ ایویڈنس کہیں گے. یہاں پہ جو ججز والے خط کا سوال ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. بینگ اے لائر، میں جانتی ہوں کہ میں اپنے کسی کیس کی پبلسٹی نہیں کر سکتی. ہمارے کیس کی پبلسٹی ہمارا کلائنٹ کرتا ہے. جب وہ لوگوں کو جا کے بتاتا ہے کہ ہاں جی میں فلاں وکیل کے پاس گیا تھا اور وہ بہت اچھا ہے اور وہ بہت اچھا کام کرتا ہے. تو اسی طرح پرانے دور میں قاضی کے بارے میں کہا جاتا تھا شمائلہ کہ قاضی اپنی کرسی کی عزت خود کرواتا ہے. جب ایک جج نے، اگر آپ بابر ستار کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا ایک رپورٹ کارڈ، اس کا ایک اینکر ہونا جرم ہو گیا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو وہ عادت پڑی ہوئی ہے. دیکھیے، جس پہ بیتتی ہے وہ بات کرتا ہے. کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ وکٹم 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 ہونے کا رونا روتی رہی ہے کہ جی ادارے یہ کر رہے ہیں، ادارے وہ کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے، جب 6 ججز نے، کیا عائشہ صاحبہ، جسٹس عائشہ صاحبہ بھی جو ہے وہ ڈیول نیشنلٹی کی ہولڈر ہیں، باقی ججز وہ ڈیول نیشنلٹی کے ہولڈر ہیں؟ کیا انہوں نے اس خط میں اپنے دستخط نہیں کیے؟ اور آپ خدارہ اس خط کو پلیز کلیئر اینڈ کٹ ایک ایک لفظ کو پڑھیے جو انہوں نے لکھا ہے. دیکھیے،
और जज पे प्रेशराइज कैसे होता है शुमाइला? जज पे प्रेशराइज ये होता है कि अब आप एविडेंस, आप इस कागज को आप एविडेंस मानते हैं, अब एविडेंस आप किस चीज को मांगेंगे? जज को एक फोन कॉल ही आएगी ना, और फोन कॉल करके और जज को ये कहा जाएगा कि तुम्हारी फैमिली को थ्रेटन करेंगे, तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे, तुम्हारे करियर को स्पॉइल कर देंगे, तुम्हें ये करेंगे, तुम ये केसेस पे इस तरह फैसला करो। अब मुझे बताइए कि वो बेचारा जज कहाँ से सबूत दे? उसका सबूत ये खत लिख देना उसका सबूत है। खुदारा अपनी आंखें खोलिए, और ये जो पॉइंट स्कोरिंग आप लोग करते हैं डिफरेंट विद इन द डिफरेंट पार्टीज, खुदारा इसको बंद कीजिए। हाँ, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हम सबको ये कहना चाहिए कि हाँ, इन जो 6 जजेस ने काम किया है वो मार्के की बात है। उन्होंने अपने करियर को दाव लगाया। जस्टिस इजाज का आपके सामने होगा, वो मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने अभी चीफ जस्टिस के ओहदे पे आना था, पर उन्होंने इन्हीं हालात की वजह से इस्तीफा देना जरूरी समझा। काजी अपनी इज्जत खुद बचाता है। जो फैसले होते हैं वो तो भाई शवाहिद की बुनियाद पे ही होते हैं। देखिए, शवाहिद की बुनियाद पे देखिए, एक क्लाइंट का केस होता है ना, उसमें एविडेंस होती है। अब एक जज को थ्रेटन किया जा रहा है, अब उसमें कौन सा शवाहिद होगा? या वो जज मर जाए, वो जज मर जाए तो अब उसके मर जाने के बाद उसको शवाहिद आपको समझेंगे तो मर गया। जैसे आपके नैब के असद साहब ने जो है वो खुदकुशी कर ली, फिर आप लोग कहेंगे कि हाँ ये शवाहिद थे। अब जज एक बेचारा कहाँ से शवाहिद दे? वो शवाहिद उसने जब उसने अपनी कुर्सी को स्टेज पे लगा दिया, उसने लेटर लिख दिया और उसने कहा कि इसको प्रूव कर लें, इसको डिग आउट कर लें, इसकी इंक्वायरी कर लें। जब वो उसने लिख दिया तो यही उसका सच बोलना है ना, उस सच बोलने को आप अप्रिशिएट करें। आप लोग जब शुमाइला, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक और बात करना चाहूंगी। आप उस चीज को कैसे देखते हैं जो कि खान साहब को आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो गढ़ माना जाता है, अदालत, वहां से आपने गिरफ्तार किया, और जिस इदारे ने गिरफ्तार किया उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई? कौन करेगा उस इंक्वायरी को? ठीक है, कौन बताएगा कि हाँ जी ये कैसे हुआ? सही, ठीक है। अच्छा नईमा किश्वर साहिबा, आप क्या समझती हैं JUI इस मामले को किस तरह से देख रही है, और क्या जजेस के लिए शवाहिद पेश करना वाकई मुश्किल है जैसा कि अभी शाइस्ता साहिबा फरमा रही हैं, और तहकीकात कैसी होनी चाहिए, कैसे रोका जा सकता है, और एक जज की जानिब से ये इल्ज़ाम क्यों लगाया जाएगा कि मुदाखलत हो रही है? देखिए, इसकी क्लियर कट ये है कि 6 जजेस का खत तो आप देख रहे हैं कि उस पर फुल कोर्ट बना है, और इस खत का तो आप देख सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल को और लॉ मिनिस्टर को खुद आना पड़ा उसकी क्लेरिफिकेशन को। ये 2 चीजें हैं। दूसरी, जजेस को कैसा, उसमें तो सिर्फ मैं सिंपल एक आपको मिसाल दूंगी। भुट्टो साहब का जो फैसला है उसको आप देखें कि आज उसको रिवर्स होना पड़ा। नवाज शरीफ साहब के केस को आप देखें, वो आज क्लियर है। तो जजेस के फैसले को, हाँ, वो उसके फैसले आप देख ले, आज नहीं है दोनों फैसले। भुट्टो साहब के फैसले को आप देखें तो आप मुदाखलत को आप देख ले कि एविडेंस आज किधर है। जजेस के फैसले के तो मुदाखलत आपके सामने खुद ही आ जाएंगे। तो अगर इसी तरह हमने डिफेंड करने पे आ गए और अगर दूसरों के साथ होते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं मुदाखलत नहीं हो रही, और अगर हमारे साथ होगा तो हम कहेंगे कि नहीं मुदाखलत होगी। तो मेरे ख्याल में हम सियासतदानों को, हम पॉलिटिशियन को, हम जमहूरी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, और हमें देखना होगा कि आईन और कानून के मुताबिक हमें रोकना होगा। हम इन मुदाखलत करने वालों को भी रोकना होगा, और हमें देखना होगा कि हमें आईन और कानून के मुताबिक इन इदारों को जो भी नहीं हमें किसकी जिम्मेदारी है रोकना? अगर मुदाखलत हो रही है तो जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, किसको रोका जाए? हमारी जिम्मेदारी है। यही मैंने कहा, हमारी जिम्मेदारी है। हमें जब अपनी पड़ती है तो हम कहते हैं नहीं हम सही है, लेकिन जब दूसरे पे पड़ती है तो हम कहते हैं नहीं अब सही नहीं है। अब हम कहते हैं कि नहीं मुदाखलत नहीं हो रही, हम डिफेंड कर रहे नहीं हो रही। आप देख ले ये फुल कोर्ट बेंच किस लिए बना है? अगर नहीं हो रही मुदाखलत, अगर ये अदलिया के साथ नहीं हो रही, ये लेटर ऐसे लिखा गया, कोई लेटर नहीं है, तो फिर ये फुल कोर्ट किस लिए बना है? ठीक है, इस मामले की शफ़ाफ़ तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है केशव साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो नैब तरमीम का रदम करार देने के खिलाफ जो दरख्वास्त पर समाअत थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की हिदायत कर दी है। नैब तरमीम कितनी अहम है और कितनी ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब हम प्रोग्राम में बात करेंगे नैब तरमीम के हवाले से, जिन्हें कलअदम करार देने के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई थी पीटीआई की जानिब से, उसमें बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक शामिल होने की और पेश होने की इजाज़त दे दी गई है। अच्छा उज़्मा साहिबा, आप क्या समझती हैं नैब तरमीम कितनी ज़्यादा नागुज़ीर हैं, और हुकूमत ने जब ये नैब तरमीम की थी उसके बाद पीटीआई की जानिब से इसको चैलेंज किया गया था, हुकूमत के मकासद क्या थे उस वक्त? जी शुमाइला, मैं नैब तरमीम पे अभी आती हूँ। मुझे तो ये आपके जो मेहमान आई हुई हैं सुन्नी इत्तेहाद की, मुझे तो इनकी बातें सुन के तो हंसी आ रही थी। ये इनको सिर्फ गुड टू सी यू वाले फैसले की आदत थी। अब कोई और फैसले जब आते हैं ना तो इनको समझ नहीं आती कि इन्होंने अब क्या और झूठ पे इन्होंने अपना बयानिया बनाना है। ये कह रही थी लाहौर हाई कोर्ट से कैसे कर लिया। भाई आप इनसे ये तो पूछें कि पुलिस ने, मेरे ख्याल में को 2 दर्जन दफा पुलिस अरेस्ट करने गई वहां जब ये ज़मान पार्क में तमाशा लगा हुआ था। इन्होंने पुलिस वालों को पेट्रोल बम फेंक, उनके सर फाड़, उनकी गाड़ियां जला, हर दफा इन्होंने कानून को तोड़ा, इनकी धज्जियां उड़ाई। ये किस मुंह से कहते हैं कि अरेस्ट क्यों किया? भाई उनको तो अरेस्ट करने के लिए कोई 50 दफा उनके लिए कोर्ट ऑर्डर्स अरेस्ट के निकले थे, लेकिन उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया था। वो बादशाह बन के बैठे हुए थे और कानून की धज्जियां वो उड़ा रहे थे। मैं आपको बताती हूँ शुमाइला, इन्होंने हर इदारे को जिस तरीके से कमजोर किया, इस्तेमाल किया, मैं भी उसकी एक विक्टिम हूँ। मेरे साथ वो जो 2020 में हुआ था और जो मेरे खिलाफ साजिश हुई थी, मैंने FIA को एज एन MPA 3-4 दफा मैंने खत लिखा। मैंने कहा जी मेरा मोबाइल ले लें, इसकी फोरेंसिक करें ताकि आपको पता चले कि सही क्या है और झूठ क्या है। आपको पता है वो FIA के डायरेक्टर मुझे क्या कहता था? वो कहता था जी PM हाउस से इंस्ट्रक्शन आई है कि आपने इनकी जो एप्लीकेशन है उसको आपने जो है उसको कोई नोटिस उसका नहीं लेना, उसका कोई आपने जवाब नहीं देना, क्योंकि फिर इनके अपने जो कत्थे चट्टे हैं वो खुल के सामने आ जाते थे कि किस तरह से ये इदारों को अगले बंदे को सजा देने के लिए और अगले बंदे को जहन्नम रसीद करने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं सारे। इन्होंने खुद कई दफा इदारों को नाजायज इस्तेमाल किया, ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए इस्तेमाल किया, उनको डेथ सेल्स में डाला। पूरी ऑपोजिशन को इन्होंने तो कैदो बंद में रखा, डेथ सेल्स में रखा अपने अजाइम और अपने सियासी मकासद के लिए। बहरहाल नैब तरमीम की जो आप बात कर रही हैं, देखें ये वो काला कानून है जो कि इनको अपने टाइम में इनको चाहिए था कि बैठ के उसके रिफॉर्म्स करते। रिफॉर्म किया हमारी हुकूमत ने आके, और उसका रिफॉर्म का फायदा जो हुआ सबसे ज्यादा तो बानी को खुद हुआ कि वो जो 90 दिन की रिमांड थी वो 14 दिन की हो गई। हमारे जो लीडरान हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, पीपल्स पार्टी के सारे लीडर हैं, 90 दिन रिमांड पे इनको जेलों में रखा गया सारों को। तो ये इसकी रिफॉर्म्स के लिए सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अगर आपने नैब को सही तरीके से इस्तेमाल किया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना है, आपके पास एविडेंस प्रोसिक्यूशन आपकी वीक है, आप रेफरेंस दायर कर लेते हैं, फिर आपको समझ नहीं आती कि ये केस आगे किस तरह से चलाना है। चलें इस पे पीटीआई का मौक़िफ़ ले लेते हैं। उस्मा साहिबा, इस पे पीटीआई का मौक़िफ़ ले लेते हैं। शाइस्ता, क्या पीटीआई ये मानती है कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फिर अगर नैब की कोई हुदूद मुतय्यन की जाती हैं तो इस पर पीटीआई को एतराज़ क्या है? देखिए शुमाइला, सबसे पहले तो ये कि नैब ऑर्डिनेंस बनाया हुआ है मुशर्रफ साहब के टाइम का, हमारा नहीं बनाया हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं बनाया हुआ कि जो कि उस्मा साहबा ये कहें कि हमने सियासी इंतकाम के लिए उसका इस्तेमाल किया। देखिए नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब का हुकूमत से कुछ लेना देना नहीं है। ये बहुत कानूनी पॉइंट है और मैं सिर्फ कानूनी पॉइंट बता रही हूँ। जहाँ तक रहा नैब रिफॉर्म्स का, देखिए 90 डेज आप कस्टडी नैब के पास, ये गलत है। बीइंग अ लॉयर मेरा मानना है कि हाँ इतनी देर कस्टडी नैब के पास नहीं होनी चाहिए। जो इंसान आता है जल्द अज जल्द उसकी इंक्वायरी होके उससे जुडिशल होना चाहिए। वो अदालत का कस्टोडियन, अदालत उसकी कस्टोडियन है। लेकिन इसके बाद साथ ही साथ शुमाइला दूसरा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अभी ये जो नैब की ये तरामीम हुई थी, जो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट और PDM प्रो मैक्स ने जो ये रिफॉर्म्स किए, ये रिफॉर्म्स के बेनिफिशरीज कौन है?
आप सिर्फ और सिर्फ 90 डेज का आके मीडिया पे तो रोना मत रोइए, आप सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम का आके रोना तो मत रोइए। मुझे हंसी आती है जब आप लॉजिक से बात नहीं करते, आप लॉजिक से बात करें और विद इन द लॉ बात करें। आप देखिए 90 डेज की बात करते हैं, हम आपके साथ हैं, किसी को 90 दिन तक नैब की कैद में नहीं होना चाहिए, पर हाँ गलत तरीके से केसेस के आप जो आपके बेनिफिशरीज हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, वो PMLN भी है, उन्होंने अपने केसेस खत्म करवाए, उन्होंने उन केसेस से जो इस्तेफादा किया उनकी सजाएं खत्म हुई, उनके मैटर्स खत्म हुए, उनके रेफरेंसेस उड़ के रह गए। तो देखिए फिर उसका जवाब दे कौन होगा? तो देखिए उसको चैलेंज करना तो हमारा हक है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छा फैसला किया है। देखिए कोई भी अगर जो पार्टी होती है, एक पार्टी होती है, डिफेंडेंट होता है, एक प्लंटिफ होता है, तो उसको मौका दिया जाए। उन्होंने वीडियो लिंक के थ्रू मौका दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा सादिया साहिबा, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि ये इल्ज़ाम तो लगाए जाते हैं नैब पे कि इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर जब अगर हम तरमीम की बात करते हैं तो अभी आप PTI का मौक़िफ़ भी सुन रही हैं कि इसका फ़ायदा सियासतदानों को हुआ है। क्या समझती हैं आप इस पर? एक तो PTI तो वो रह नहीं गई, वो सुन्नी इत्तेहाद हो गई है, तो आपको भी चाहिए कि करेक्शन कर लें उसको। अच्छा, जहाँ तक मोहतरमा ने फरमाया अभी सुन्नी तहरीक को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं कि जी हमारे दौर में नैब एक आज़ाद इदारा था। तो शुमाइला आप भी TV शो करती हैं और आप का मीडिया से ताल्लुक़ है, आपको याद होगा कि कितनी दफ़ा होता था कि इनके मिनिस्टर्स आके TV पे बैठ के बताते थे कि फलां बंदा इस दिन गिरफ्तार हो जाएगा, और वो हो भी जाता था। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी का उस्मान डार ने आके TV पे कई दिन पहले ऐलान कर दिया था। इस तरह इनके दौर में आज बड़ा इदारों की आज़ादी का नामुदाखलत होने का, लेकिन इनके दौर में हम गवाह हैं कि किस तरह मुदाखलतें होती थी और किस तरह नैब को इस्तेमाल किया गया। फरियाल तालपुर साहिबा को चांद रात को अस्पताल से जो है जेल शिफ्ट किया था, हम भूले नहीं हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के लिए कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि वो बीमार हैं और उनकी दवाइयाँ रखने के लिए फ्रिज देना है। तो हमें पता है कि वो नैब की कस्टडी में उन पे किस तरह क्या किया गया और किस तरह गवर्नमेंट का वो रहा था। तो मसला ये है कि अपने दौर में जो किया वो हमने नहीं किया, वो खुद हो गया। और अब देखें, अब आज सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत अच्छी बात है, इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के थ्रू अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है, उन्होंने इजाज़त दी है, वो बिल्कुल करें। तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो गया। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ डिसीजन करेगी तो हम जो ट्यूटर ट्रूलिंग फोर्स है उससे जस्टिस फाइज ईसा और बाकी उस बेंच में बैठे हुए जजों की माँ बहन एक कर देंगे, लेकिन वो हमने तो नहीं किया। तो मैं ये समझती हूँ कि नैब में तरमीम की ज़रूरत है। नैब एक काला कानून है जो एक मार्शल लॉ डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने बनाया था, उसको तरमीम की जरूरत है। उसको पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ पाकिस्तान के सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। आप मुझे बताएं कौन से जज को सजा हुई है या कौन से ऑफिसर को सजा हुई है उससे? ठीक है। अच्छा नईमा साहिबा, नैब को किस तरह से सियासत से पाक किया जा सकता है? और जैसा जिक्र हो रहा है कि काले कवानीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, अफसोस होता है, मेरी सारी बहनें कहती है कि नैब काला कानून है, फिर कहते हैं इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। बिल्कुल रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, नैब को खत्म करने की जरूरत है। अगर जुडिशरी को आप देखें उसके अपने कवानीन है, अगर दूसरे इदारों को देखें उसकी अपने कवानीन है। नैब सिर्फ सियासतदानों को विक्टिमाइज करने के लिए उनको मुशर्रफ ने बनाया था कि सिर्फ उनको विक्टिमाइज किया जाए। तो मेरे ख्याल में नैब को खत्म करने की खत्म करेगा कौन? फिर किसकी जिम्मेदारी है? किसको करना होगा ये? हमने ये कारनामा कौन अंजाम देगा? यही तो हम कह रहे हैं कि हमने खत्म करने। मैं 2013 के
اسمبلی کا خود بھی میں بھی اس وقت بھی میں ممبر تھی. ہم نے اس کے نیب ریفارم کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی, پارلیمانی کمیٹی بنائی, میں اس کی خود ممبر تھی. ہمارے بہت محترم ہے ہمارے اس وقت کی پی ٹی آئی کی, اب تو سنی اتحاد ہے, اس کے ہمارے ساتھ ممبران اس وقت ممبر تھے. ہم نے اس کو بالکل فائنل کیا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تمام جو جتنی بھی پارٹیاں تھے وہ اس پہ ایگری تھے کہ ہم اس کو ختم کر رہے. ہم نے اس کا الگ سے کوئی نام بھی اس کا تجویز کیا, یک دم بس کچھ ہو گیا اور وہ چیز ختم ہو گئی. تو جو شروع میں ہم کہہ رہے تھے کہ مداخلت ہو رہی ہے, مداخلت ہر جگہ ہو رہی ہے, پارلیمنٹ میں بھی مداخلت ہو رہی ہے, عدلیہ میں بھی مداخلت ہو رہی ہے. ہم پارلیمنٹ میں قانون سازی بھی نہیں کر سکتے. تو یہ چیز ہے کہ جب تک ہم اپنا پاور یوز کریں گے تو تب ہمیں وہ ہوگا, ہم کچھ کر سکیں گے. اور جب تک ورنہ اسی طرح ہم پیرالائز ہوں گے, یہ ممکن نہیں ہے. جب تک سیاستدان متحد نہیں ہوں گے تو یہ معاملات حل بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نعیمہ صاحبہ, بریک کا وقت ہوا ہے, حل نہیں ہوں گے تو میرے خیال میں لیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو وزیر اعظم اسٹریٹجک اداروں کے علاوہ تمام حکومتی ملکیتی اداروں کی نجکاری کا اعلان کیا ہے. کیا یہی ایک واحد راستہ ہے؟ اس پر بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے جو حکومتی ملکیتی ادارے ہیں ان کی نجکاری کر دی جائے. اسی سے اپنے مہمانوں سے ہم بات کرتے ہیں. اچھا نعیمہ صاحبہ, کیا یہی ایک واحد حل آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے ملک سے بوجھ کم کیا جا سکتا ہے کہ اداروں کی نجکاری کر دی جائے؟ کوئی اور راستے ہیں؟ بس آج کل ملک برائے فروخت پہ لگا ہوا ہے کہ اب بولی لگا اور جس کو جو پسند ہے وہ اٹھا کے لے جاؤ. بڑا افسوس ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ہے. اگر دیکھیں اسٹیل ملز ہے یا ہمارے اگر بجلی کے ادارے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس کو اگر ہم پرائیویٹائز کریں تو اچھا چل سکتے ہیں. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ناگزیر ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, تو کیا وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ یہ ناگزیر ہو گئے؟ پھر اگر یہ واقعی ایسا تھا, پی آئی اے تھا, اگر ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو کچھ سال پہلے اگر ہم یہ کر دیتے تو یہ بہتر نہ ہوتا. کیوں ہم نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ یا دوسرے کے کہنے پہ یہ کیا؟ ہم نے اتنے سال ان اداروں کا بوجھ کیوں اٹھایا, ان کا عوام کے ٹیکس پہ یہ بوجھ کیوں اٹھایا؟ یہ فیصلے ہم نے کیوں پہلے نہیں کیے؟ اگر کرنے تھے تو کچھ سال پہلے کیوں ہم نے یہ فیصلے نہیں کیے؟ اب ہم عوام کو کیوں یہ سمجھا رہے کہ آؤ ملک برائے فروخت ہے, بولی لگاؤ اپنے حصے کا؟ اب بھی کیا اس میں کوئی سینسیریٹی ہے؟ کیا ہم یہ سینسیریٹی کے ساتھ کر سکیں گے ان لوگوں کو ساتھ, یا یہ اس میں بھی سے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ملک کے جو معیشت ہے اس میں ہم سینسیریٹی کے ساتھ لگا سکیں گے؟ سعدیہ صاحبہ, اس طرح سے جو ہمارا ملک ہے وہ بوجھ سے نکل جائے گا, مشکلات سے نکل جائے گا؟ شمائلہ, میرے چیئرمین نے بالکل کھلے عام یہ بات سب کے سامنے یہ بات ہے کہ انہوں نے حکومت کو کہا ہے کہ میں آپ کی جو پرائیویٹائزیشن پالیسی ہے اس کو سپورٹ نہیں کروں گا. اور پیپلز پارٹی نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے جس میں نوید قمر صاحب, شہری رحمان صاحبہ ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس کریں گی. ہم سپورٹ کر رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو, جس ماڈل کے تحت ہم سندھ میں کام کر رہے ہیں, اور اس کے بڑے کامیاب کچھ پروجیکٹس ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سکسیس بھی ہوئی ہے. تو وہ ہم کیوں نہیں اپلائی کر سکتے اس پاکستان کے, چاہے وہ پی آئی اے کا معاملہ ہو, چاہے وہ اسٹیل مل کا معاملہ ہو. اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں گورنمنٹ کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ بہتری آ سکتی ہے. یہ بالکل بات صحیح ہے کہ یہ حل نہیں ہے کہ جی کوئی آئے اور ہمارے ملک کا ادارہ خرید لے اور ہم پرائیویٹائزیشن انٹرنیشنل, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ جی انٹرنیشنل پریشر ہے اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ مفلوج ہو گئے ہیں. تو میرا نہیں, میری پارٹی کا اس پہ واضح موقف ہے کہ ہم یا تو گورنمنٹ ہمیں کنونس کرے کہ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا لانگ ٹرم میں. ہاں دیکھیں, ایک ادارہ پاکستان میں پرائیویٹائز ہوا, پی ٹی سی ایل, جس کو پرویز مشرف کے دور میں پی ٹی سی ایل کو پرائیویٹائز کیا گیا. جو اس وقت معاہدہ ہوا تھا وہ آج تک پورا امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, تو وہ اٹ واز ناٹ اے سکسیسفل ماڈل. تو میرا خیال سے کہ گورنمنٹ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے, تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے
اور یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف پاکستان کو لے کے ٹھیک ہے شائستہ صاحبہ، حکومت کو کس جانب جانا چاہیے؟ کیا اور ان یہ کے کامیاب ملازمین ماڈل کو کیا ہوگا؟ بنے؟ دیکھیے شمائلہ، یہ کوئی حل نہیں ہے جو کہ ہماری اس ٹائم کی موجودہ حکومت کر رہی ہے. دیکھیے آپ کو ضرورت ہے، اگر بیسکلی یہاں مستقل پہ حل نہیں ہے، وقت کی ضرورت ہے، جو مشکل حالات ہیں دیکھیے اگر ضرورت ہے، لیکن ضرورت جیسے سعدیہ نے کہا کہ ضرورت بھی ایک حد تک نا، اگر جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو ہے بیسکلی آپ دوسروں کو انوالو کریں، آپ پرائیویٹ لوگوں کو انوالو کریں، ان کی سروسز لیں، انہیں اپنے ساتھ انوالو کریں، انوالو کر کے اس چیز کو انکریز کریں. پر یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کی جو سمبولک چیزیں ہیں، جو ادارے ہیں، جو آپ ان کو جو ہے فروخت کر دیں، آپ کو کسی اور کے حوالے کر دیں، تو یہ قطعا نہیں ہے. اور پلس شمائلہ، میں آپ کے پروگرام کے توسط ہمارے دونوں پارٹی کے نمائندگان موجود ہیں، میں انہیں کہتی ہوں کہ آئیے پلیز اس نیب کے قانون کو ختم کرتے ہیں جو مشرف نے بنایا تھا. اور سعدیہ گواہ ہوں گی کہ جب بی بی فریال کو اریسٹ کیا تھا رات کو ہاسپٹل سے، تو ہم سب مذمت کرنے والوں میں تھے کہ غلط کیا تھا ایک خاتون کو آپ نے ہاسپٹل میں سے آدھی رات کو، عید کی رات، چاند کی رات. تو دیکھیے یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سیاسی لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ملک کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں کہ بولی لگا دیں سارے اداروں کی اور فروخت کر دیں، یہی حل نہیں ہونا چاہیے. جو پیپلز پارٹی نے دوسرا آپشن دیا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا، وہ کیسا ہے؟ شمائلہ، ایک تو میرے خیال میں آپ شاید بھول گئی تھیں، میرے پاس آئی نہیں، آپ نے پھر راؤنڈ میرے بغیر ہی دوسرا لگا دیا. لیکن پروگرام کا آغاز میں نے آپ سے کیا تھا. نہیں، ابھی جب آپ یہ آخری کی میں بات کر رہی ہوں، بہرحال آپ تھوڑا سا مجھے پھر ٹائم ابھی دے دیں. ایک تو سنی اتحاد کو میں ابھی آپ بات کرتی ہوں پرائیویٹائزیشن پہ، ذرا سنی اتحاد سے ذرا پوچھ لیں طیبہ گل کون تھی اور اس کو کیوں پی ایم ہاؤس میں جا کے تو ہاسٹیج رکھا گیا تھا، اس کو کیوں وہاں پہ کڈنیپ کر کے رکھا گیا تھا، اور جسٹس جاوید اقبال جو کہ چیئرمین نیب تھے، ان کو کس طرح سے بلیک میل کیا گیا تھا کہ اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے نیب کے ریفرنسز نہیں بنائیں گے تو یہ ہم اس کی ویڈیو لیک کر دیں گے. ذرا سنیے اتحاد سے، یہ سارے ان کا حافظہ تھوڑا کمزور ہے، ان کو تھوڑا سا نا بار بار بادام کھانے کی ضرورت ہے، ان کو یاد کرانے کی ضرورت ہے. میں اس کا جواب دے دوں، تب عظمیٰ کردار پاکستان تحریک بات انصاف کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد. پرائیویٹائزیشن کی طرف میں آتے ہیں، صبر سے سن لینا، جب آپ کی باری آئے گی تو جواب دے دینا. پرائیویٹائزیشن دیکھیں شمائلہ، بات ساری یہ ہے کہ یہ ہمارے سفید ہاتھی ہیں، اور حال ہمارا یہ ہے کہ صرف پی آئی اے کا جو خسارہ ہے وہ 825 ارب کا ہے، اور اس کے بعد آپ سٹیل مل کو دیکھ لیں اس کے کیا حالات ہیں. اب ہم نے اورنگزیب صاحب جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، بالکل میں نے بہت غور سے باتیں سنی ہیں. ہم بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے ہم اس ہمارے مینیفیسٹو میں شامل ہے، بالکل ہم اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پرائیویٹ سیکٹر جب آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتا ہے تو پھر اکانومی بھاگنا شروع کرتی ہے. تو میرے خیال میں میری جو پیپلز پارٹی کی بہن ہے وہ اگر اپنی لیڈرشپ کو یہ پیغام ہماری طرف سے دے دے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھیں اور حکومت کا حصہ بنے، اور پھر یہ جو آپ کے جو آئیڈیاز ہیں، جو آپ یہ پالیسیز بتا رہے ہیں، یہ ڈسکس کریں، ہمارے فائنانس منسٹر کے ساتھ ڈسکس کریں، بالکل بیٹھیں اور اس معاملے کا حل نکالیں. عظمیٰ صاحبہ بڑی معذرت، وقت ذرا کم ہے، کا لائے عمل ہم بنائیں، اس سے ہم آگے بڑھیں اور پاکستان کو کہ یہ سفید ہاتھی ہے، کیونکہ یہ دیکھیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک ہمارا یہ جو بوجھ ہمارے اوپر ہے یہ کم نہیں ہوگا. یہ کم ہوگا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارے آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز تک ہم نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ ہمیں ہر حالت میں مل بیٹھ کے اس تمام مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ، شائستہ کھوسہ، سعدیہ جاوید اور نعیمہ کشور، آپ تمام مہمانوں کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.